हे गाइस, कैसे आप लोग। आईफोन 14 का जो सेल है वो फ्लिपकार्ट के ऊपर ऑलरेडी लाइव हो चुका है। करंटली आप इस फोन को सिर्फ 40,000 रुपीज के अंदर परचेस कर सकते हैं और कल ही इसमें लेटेस्ट iOS 26 का स्टेबल वर्जन का अपडेट भी आ चुका है। तो फोन बिल्कुल नया फील दे रहा है एंड लिक्विड ग्लास जो टेक्नोलॉजी है वो दिखने में बहुत जबरदस्त लग रहा है। बट क्या 2025 में इस फोन को परचेस करना वर्थ है? आज के दिन पे ये फोन कहां पर स्टैंड करता है, क्या है इसका खास बात, क्या है इसमें कमियां, सब कुछ आपको बताएंगे। क्यों इस फोन को आपको परचेस करना चाहिए एंड सबसे बड़ी बात, क्यों इस फोन को आपको परचेस नहीं करना चाहिए। और 2023 के जुलाई महीने में हमने इस फोन को परचेस किया था, तो 2 साल से भी ऊपर हो चुका है मैं इस फोन को यूज कर रहा हूं। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा इस फोन के साथ वो ही सिर्फ आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। क्या चीजें मुझे अच्छा लगा, क्या चीजें खराब लगा, सब कुछ चलो बात करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहला चीज है फोन का लुक्स। अगर आप देखेंगे तो आईफोन 13, 14 एंड 15 सीरीज का जो लुक है वो पीछे के साइड से एग्जैक्टली सेम है, तो यहां पर आपको कोई दिक्कत फील नहीं होगा। बट जैसे आप फ्रंट के साइड पे देखेंगे तो यहां पर आपको एक बड़ा सा नॉच मिलता है जो कि आईफोन 15 पे नहीं मिलता है। डायनामिक आइसलैंड का यूज किया गया, तो वो एक न्यू जनरेशन फोन फील कराता है, बट ये ओल्ड जनरेशन वाला फील देता है। चाहे आप इसको कितना भी इग्नोर करने की कोशिश करो, आप जब इसको यूज करेंगे इस नॉच की वजह से आपको दिक्कत होगा। आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है फोन को यूज करने का उसमें प्रॉब्लम होगा। जब मैं वीडियोस देखता हूं स्पेशली तब मुझे थोड़ा ज्यादा ही दिक्कत लगता है, इसलिए मैं कभी भी इसको फुल स्क्रीन पे नहीं देखता हूं। नॉर्मली जैसे 16:19 रेशियो है उसी में देखना ज्यादा प्रीफर करता हूं। बट फोन का जो बिल्ड क्वालिटी है वो आपको काफी सॉलिड मिलेगा। लास्ट 2 साल से ऊपर मैं इस फोन को यूज करो एंड चाहे आप फ्रेम में देखेंगे या फिर बैक साइड के ग्लास में देखेंगे, मुझे कोई भी स्क्रैचेस या फिर कोई भी छोटा सा दाग भी देखने को नहीं मिला है। जबकि इस S25 को मैंने इसी साल परचेस किया था, 7-8 महीने ही हुआ है, बट इसके बैक साइड के ग्लास में 1-2 जगह कवर की वजह से छोटा छोटा दाग देखने को मिला है। बट इसको भी मैं कवर के साथ ही यूज करता हूं, बट कोई भी ऐसा स्क्रैचेस मुझे देखने को नहीं मिला है। एंड एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ आता है, काफी लाइट वेट है, 172 ग्राम इसका वेट है। तो फोन का जो इन हैंड फील है वो आपको बहुत अच्छा मिलेगा और IP68 का रेटिंग भी आपको मिलता है। एक बार फोन मेरे हाथ से पानी में गिर गया था, इमीडिएटली मैंने उठा तो लिया था, बट कोई दिक्कत मुझे इस फोन में अभी तक देखने को नहीं मिला है इतने दिन से यूज करो। तो फोन प्रॉपर्ली एक फ्लैगशिप फोन है, बट इस नॉच की वजह से मुझे थोड़ा सा दिक्कत फील होता है। और आईफोन में आपको फेस आईडी का सपोर्ट मिलता है। जब आप एंड्रॉइड से आईफोन में स्विच करेंगे ना, तो ये जो फेस आईडी है यू विल गोइंग टू लव इट। बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। फोन को जैसे आप उठाते हैं हाथ में, इमीडिएटली वो यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। आपको बस स्वाइप करके उसको ओपन करना होता है। ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं किसी भी आईफोन को यूज करता हूं। एंड्रॉइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है एंड बहुत बार फिंगरप्रिंट सेंसर अच्छे से काम नहीं करता, आपको दोबारा टैप करना पड़ता है। एंड अगर आप टेम्पर्ड ग्लास वगैरह यूज करते हैं तो उस टाइम पे दिक्कत और भी ज्यादा फेस करना पड़ता है। बट इसमें ऐसा नहीं है, आप चाहे कितना भी मोटा टेम्पर्ड ग्लास लगा लो, आप जब भी फोन को हाथ में लेंगे फोन रेडी रहेगा उसको यूज करने के लिए। और हाँ, रात के टाइम पे भी भाई ये प्रॉपर्ली काम करता है। अगर रूम में पूरा अंधेरा है उस टाइम पे भी आपका जो फोन है वो आराम से अनलॉक होता है। तो फेस आईडी भाई मुझे कमाल का लगता है। बट हर अच्छी चीज का ड्रॉबैक भी रहता है। सपोज आपका फोन डेस्क के ऊपर रखा हुआ है तो आप एंड्रॉइड पे आप इजीली फिंगरप्रिंट देके उसको ओपन कर सकते हैं, बट इसको थोड़ा फेस दिखाना पड़ेगा तब जाके ये ओपन होगा। बाकी इसमें आपको डुअल सिम का सपोर्ट तो मिलता है, बट एक फिजिकल सिम आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, दूसरा आपको ई सिम यूज करना होगा अगर आप 2 सिम यूज करते हैं। एंड इसका एक और बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि इसमें आपको लाइटनिंग पोर्ट मिलता है। आईफोन 15 सीरीज से लेके एप्पल ने टाइप सी पोर्ट देना स्टार्ट किया है, बट इसमें लाइटनिंग पोर्ट मिलता है तो आपको बहुत जगह पे दिक्कत फील होगा। काफी बार अगर आप वायर्ड ईयरफोन वगैरह यूज करना चाहते हैं या फिर कोई अदर एक्सेसरीज यूज करना चाहते हैं तो उस टाइम पे भी दिक्कत होता है। इवन अगर आप बाहर कहीं पर जाके फोन को चार्ज करना चाहते हैं तो हमेशा आपको जो चार्जर है वो कैरी करना पड़ता है। तो ये चीज भी एक ड्रॉबैक है डेफिनेटली। एंड ये फोन 20 वाट के चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं लगा। बिकॉज देखेंगे तो आईफोन 15, 16 भी 20 वाट के चार्जिंग को ही सपोर्ट करता है। एंड अगर रूम का टेम्परेचर नॉर्मल है तो उस टाइम पे काफी जल्दी 80% तक ये चार्ज हो जाता है। एंड मैं मोस्टली इसको 80% के बिलो ही चार्ज करता हूं। बट कभी भी अगर आपको 100% चार्ज करना होगा तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा टाइम लेता है। और गर्मी के टाइम पे जब इसको चार्ज में बैठाते हैं 40-45 डिग्री टेम्परेचर में चार्ज करते हैं तो भाई ये 50-60% से ऊपर चार्ज नहीं होता है, चार्जिंग स्टॉप कर देता है गर्मी की वजह से। तो ये दिक्कत मैंने देखा है इस फोन के साथ। हालांकि एसी वगैरह में यूज करते हैं तो उस टाइम पे ऑब्वियसली दिक्कत नहीं होगा एंड विंटर के टाइम पे भी आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और हाँ, बॉक्स के अंदर आपको केबल मिल जाएगा बट एडाप्टर नहीं मिलता है, तो इस तरह का एक एडाप्टर आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा जिसका प्राइस 1500 से 1800 रुपए के अंदर आता है। तो प्राइस आप 42,000 पकड़ के चल सकते हैं। हालांकि एडाप्टर तो आपको कोई भी आजकल फ्लैगशिप सीरीज पे नहीं मिलता है, चाहे वो आईफोन हो, सैमसंग हो या फिर पिक्सल सीरीज का फोन ही क्यों ना हो। और अगर आप डिस्प्ले में देखेंगे तो यहाँ पर 6.1 इंच का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले का यूज किया गया है। करंटली जो आईफोन 17 लॉन्च हुआ है उसमें 6.3 इंच का डिस्प्ले मिलता है,
तो उसके मामले में इसका जो डिस्प्ले है वो थोड़ा सा छोटा है, बट 6.1 इंच का डिस्प्ले मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज फोन का जो इन हैंड फील है वो काफी कॉम्पैक्ट फील देता है। एंड ये जो डिस्प्ले है ना, ये OLED डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले के जो कलर्स है, जो कॉन्ट्रास्ट है, या फिर जो ओवरऑल डिस्प्ले का क्वालिटी है वो आपको बहुत कमाल का देखने को मिलेगा। आपका जो वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो आपका बहुत कमाल का होने वाला है, लेकिन नॉच की वजह से आपको डेफिनेटली थोड़ा सा दिक्कत होगा। और वैसे तो इसका जो ब्राइटनेस का नंबर है वो थोड़ा सा कम है, 800 निट्स आपको नॉर्मली ब्राइटनेस मिलता है एंड पिक ब्राइटनेस 1200 निट्स तक कंपनी क्लेम करता है। बट मैं इस फोन को बहुत दिन से यूज करूँ, बहुत ज्यादा मैंने आउटडोर में इसको यूज करके देखा है, मुझे कभी भी ब्राइटनेस के रिगार्डिंग कोई इश्यूज नहीं लगा है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि भाई कोई कॉल आ रहा है, कोई मैसेज आ रहा है और मैं उसको रीड नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा छाव लेना पड़ रहा है या फिर थोड़ा सा डार्क जगह पे जाके मुझे देखना पड़ रहा है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। तो ब्राइटनेस के रिगार्डिंग आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। जो डिस्प्ले है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छा है। और अगर बात करो बैटरी बैकअप के बारे में, तो बैटरी का जो नंबर है वो भले ही आपको थोड़ा सा कम लगता हो, बट बैटरी बैकअप इस फोन का बहुत अच्छा मिलता है। मेरे फोन में अभी 92% बैटरी हेल्थ है। लास्ट 2 साल से मैं इस फोन को यूज करूं, अभी भी मुझे 6.5 से 7 घंटे के आसपास स्क्रीन ऑन टाइमिंग आराम से मिल जाता है। और बैटरी बैकअप को अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं तो हमेशा फोन को 80% तक ही चार्ज कीजिए, इनकेस बहुत जरूरत ना हो 100% चार्ज करने का। एंड जैसे ही 30% के आसपास आएगा आप फिर से उसको चार्ज में बैठा दीजिए। इसी तरह से मैं लास्ट 2 साल से यूज कर रहा हूं, अभी भी इसमें 92% बैटरी हेल्थ है। और डेफिनेटली वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, अप टू 15 वाट तक वायरलेसली ये चार्ज हो सकता है। एंड मैक्सएप कंफर्टेबल है, तो मैक्सएप एक्सेसरीज को भी आप इस फोन में आराम से यूज कर सकते हैं। एंड अगर बात करो इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पर A15 बायोनिक चिप का यूज किया गया। करंटली जो iPhone 17 लॉन्च हुआ है उसमें A19 चिप का यूज किया गया, तो 4 जनरेशन पुराना चिप है, बट येट बहुत ज्यादा पावरफुल चिप है। एंड 2025 में भी आपको बिल्कुल भी लैग देखने को नहीं मिलेगा। जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, चाहे आप सोशल मीडिया में स्क्रॉलिंग कर रहे हैं या फिर फोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर कोई ऐप ओपन कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं होगा। बहुत पावरफुल प्रोसेसर है। अगर आप अंतुतु स्कोर देखेंगे तो 1.5 मिलियन के आसपास आता है, जो कि 40,000 रुपीज़ प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा है। एंड जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन है 40,000 रुपीज़ के आसपास प्राइस में ऑलमोस्ट ऐसा ही परफॉर्मेंस देता है। बट इस फोन में ना 60 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले मिलता है, तो फोन का जो परफॉर्मेंस है वो भले ही कितना पावरफुल क्यों ना हो, आपको वो फील नहीं मिलेगा। आपको हर जगह पे वो स्लोनेस फील होगा 60 हर्ट्ज की वजह से। जब आप स्क्रॉलिंग करेंगे, जब आप एक ऐप से स्विच करके दूसरा ऐप में ओपन करेंगे, हर जगह पे वो थोड़ा सा स्लो वाला फील आपको देगा। स्पेशली आपका करंट फोन अगर 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है, तो जब आप इस फोन में स्विच करेंगे तो आपको पहले पहले बहुत स्लो फील होगा, बट धीरे धीरे आप एडाप्टिव हो जाएंगे इस फोन के साथ एंड आपको लगने लगेगा कि भाई फोन काफी फास्ट है। और हाँ, जो iOS 26 का अपडेट आया उसके बाद से फोन का जो परफॉर्मेंस है या फिर जो स्मूथनेस है वो और भी ज्यादा मुझे फास्ट लग रहा है और भी थोड़ा बेटर मुझे फील दे रहा है। एंड डेफिनेटली मैं कहना चाहूँगा कि iOS 26 में आपको बहुत सी चीज़ें मिलता है, बहुत सारा अपडेट कंपनी ने यहाँ पर दिया है जो कि प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा यूजफुल लगेगा। और आईफोन पहले बहुत बोरिंग हुआ करता था, बहुत कम कस्टमाइजेशन का ऑप्शन था, बट iOS 18 में आपको बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिला था एंड iOS 26 के बाद कस्टमाइजेशन का ऑप्शन और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। स्पेशली ये जो लॉक स्क्रीन का कस्टमाइजेशन है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। जो क्लॉक है आप उसको बड़ा कर सकते हैं एंड जिस तरह से डेप्थ इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट होकर देता है एंड जब आप इसको स्वाइप करके ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, जो एनिमेशन आपको मिलता है एंड जिस तरह से ये जाता है वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्मूथ आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस मिलता है। तो डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त काम यहाँ पर एप्पल ने किया है, तारीफ भाई यहाँ पर बनता है। और आईफोन का जो रैम मैनेजमेंट है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इस फ़ोन में आपको सिर्फ 6 GB का रैम मिलता है, बट फिर भी जो इसका रैम मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है। आप 3-4 दिन या 7-10 दिन पहले भी किसी ऐप को यूज़ किए थे, तो जब आप फिर से जाकर रिसेंट मेनू से ऐप को ओपन करेंगे तो वो वहीं से ओपन होता है। एंड्रॉयड में कोई 12 GB वाला फ़ोन भी मैक्सिमम टाइम पे इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं दे पाता है। तो डेफिनेटली रैम मैनेजमेंट यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त है एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको बिल्कुल भी कमी फील नहीं होगा, सिर्फ डिस्प्ले की वजह से थोड़ा सा स्लो हमेशा आपको फील होगा। चलिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस फोन के कैमरा के बारे में। तो बैक में आपको डुअल कैमरा सेंसर मिलता है। जो मेन सेंसर है वो है 12 मेगापिक्सल का, साथ में 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है एंड फ्रंट में भी आपको 12 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलता है। तो यहाँ पर कुछ फोटोज आप देख सकते हैं जो कि मैंने इसके बैक कैमरे से लिया था एंड हर एक फोटो में देखेंगे तो उसका जो क्वालिटी है वो आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, जो डिटेल है वो भी आपको
आपको बहुत अच्छा मिलता है एंड काफी अच्छे से बैलेंस करके आपको यहाँ पर फोटोज देता है। चाहे आप लो लाइट में फोटोज क्लिक करते हैं, चाहे आप डे लाइट में फोटोज क्लिक करते हैं, आपको कहीं पर भी नॉर्मली शिकायत नहीं होगा। कलर टोन में देखेंगे तो थोड़ा सा वार्म टोन आपको मिलेगा हर फोटोज में। आप देख सकते हैं चाहे आप नेचर का फोटो क्लिक करें या फिर चाहे आप ह्यूमन सब्जेक्ट का फोटो क्लिक कीजिए, हर जगह पे वो चीज आपको मिलता है इस iPhone 14 के साथ। एंड इसका नाइट मोड भी काफी अच्छा है। अगर आप कंप्लीटली डार्क जगह पे भी फोटोज क्लिक करते हैं तब भी नाइट मोड ऑन करने के बाद आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। और कुछ पोर्ट्रेट फोटोज भी आप इस फोन का देख सकते हैं। इसमें आपको कोई भी 2x वाला ऑप्शन नहीं मिलता है। iPhone 14 से iPhone ने एक ऑप्शन दिया था कि आप 2x में पोर्ट्रेट क्लिक कर सकते हैं एंड टेलीफोटो जैसा पोर्ट्रेट फोटोज उस फोन में मिलता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो पोर्ट्रेट फोटो में एज डिटेक्शन तो ठीक से ये कर लेता है, बट फोटो दिखने में उतना अच्छा नहीं लगता। मैं खुद पर्सनली पोर्ट्रेट फोटोज क्लिक करना बहुत पसंद करता हूं, तो इस फोन से मैं नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम फोटोज क्लिक ही नहीं करता हूं, मैं दूसरे फोन को यूज करता हूं। एंड अगर आप अल्ट्रा वाइड लेंस का क्वालिटी देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको काफी अच्छा डिटेल मिलेगा। एंड अल्ट्रा वाइड लेंस का क्वालिटी मैं बहुत अच्छा कहूंगा, मतलब अगर आप प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो इस प्राइस में किसी भी अदर फोन को बीट करने जैसा अल्ट्रा वाइड लेंस का क्वालिटी आपको यहाँ पर मिलता है। और फ्रंट कैमरे के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर भी आप कुछ सैंपल्स देख सकते हैं। इसमें भी आपको जो डिटेल है वो आपको काफी अच्छा मिलेगा। अगर आप जूम करके देखेंगे तो इसमें भी आप देख सकते हैं जो दाढ़ी वगैरह के आसपास में डिटेल है वो काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन यहाँ पर भी वही सेम सीन है, फोटो थोड़ा सा आपको वार्म टोन का मिलता है, बट ओवरऑल आपको क्वालिटी काफी अच्छा मिलता है। तो फ्रंट कैमरा से आपको शिकायत नहीं होगा। सिर्फ एक ही चीज मुझे लगा कि जो बैक कैमरा में पोर्ट्रेट फोटोज है वो हमें बहुत अच्छा देखने को नहीं मिलता है। पोर्ट्रेट फोटोज जैसा कि iPhone 15 में 2x का ऑप्शन दिया गया है, तो उसके बाद से पोर्ट्रेट फोटोज iPhone के जो बेसिक सीरीज है उसमें काफी अच्छा हो चुका है, बट iPhone 14 तक उतना अच्छा नहीं था पोर्ट्रेट फोटोज। एंड अगर बात करो वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में, तो जब भी वीडियो रिकॉर्डिंग का बात आता है तो iPhone को बीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है किसी भी एंड्रॉइड फोन के लिए। मतलब ये चीज मैं खुद भी रियलाइज करके बता रहा हूं। मेरे पास S25 है जो कि एक फ्लैगशिप फोन है एंड लेटेस्ट फोन है, इसमें 8K तक का भी सपोर्ट मिलता है, लेकिन जब भी मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना होता है तो हमेशा मैं इस फोन को यूज करता हूं, चाहे फ्रंट कैमरा से हो चाहे बैक कैमरा से हो। जिस तरह का क्वालिटी ये फोन निकाल के देता है वो किसी भी अदर फोन इस प्राइस रेंज में तो बिल्कुल भी आपको करके नहीं दे सकता है। चलो कुछ एग्जांपल आप इसके फ्रंट एंड बैक कैमरा का देख लो तो आपको और भी अच्छे से ये चीज पता चल जाएगा। तो अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 4K 60 FPS के साथ, जो कि इसका हाईएस्ट रेजोल्यूशन है। एंड हम वॉक करते हुए वीडियो रिकॉर्ड करें तो आप समझ सकते हैं किस तरह की स्टेबिलिटी आपको मिलेगा जब आप ऐसे वीडियो बनाएंगे। एंड अभी हम अगर थोड़ा सा दौड़ते हैं तो फिर आप देख सकते हैं आपको कैसा क्वालिटी मिलता है। एंड डायनामिक रेंज वगैरह आपको कैसा मिलता है वो भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और अल्ट्रा वाइड लेंस से भी आप 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेम तरह से हम यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वॉक करते हुए, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कैसा आपको क्वालिटी मिल रहा है। एंड अगर हम इस तरह से थोड़ा सा दौड़ते हैं तो आप समझ सकते हैं कैसा स्मूथनेस आपको यहाँ पर मिलता है। हर एक लेंस का जो स्मूथनेस है वो आपको बहुत कमाल का मिलता है। एंड देख सकते हैं डायनामिक रेंज वगैरह आपको यहाँ पर कैसा देखने को मिलता है। और अल्ट्रा वाइड लेंस से रिकॉर्ड करते करते अगर आप 1x में स्विच करना चाहते हैं, जो मेन सेंसर है, इस तरह से आप स्विच कर सकते हैं। एंड जो स्मूथनेस है वो आपको कैसा मिलता है वो आप यहाँ पर समझ सकते हैं अगर आप इस तरह से जूम करते हैं। और इस फ़ोन की एक सबसे खास बात है कि यहाँ पर आपको एक्शन मोड का सपोर्ट मिलता है। अगर हम एक्शन मोड में दौड़ते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह का क्वालिटी मिलता है। एंड ये भाई जो क्वालिटी है ना वो बहुत ज़्यादा कमाल का है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और फ्रंट कैमरे में भी आपको 4K 60 FPS का ऑप्शन मिलता है। मैं सेम वॉक करते हुए यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करूँ तो आप समझ सकते हैं किस तरह का स्टेबिलिटी आपको मिलता है। एंड डेफिनेटली जो फ्रंट कैमरा का क्वालिटी है वो भी आपको बहुत कमाल का मिलता है। आप देख सकते हैं डायनामिक रेंज को ये कैसे मैनेज कर पाता है, साथ ही HDR बैलेंस वगैरह सब कुछ आप यहाँ पर समझ सकते हैं। एंड देख सकते हैं कलर्स वगैरह भी आपको यहाँ पर कैसे मिलता है एंड लाइटिंग कंडीशन आपको कैसे मैनेज कर पाता है। तो डेफिनेटली वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में अलग से बताने का ज़रूरत नहीं है। जो क्वालिटी है हर एक लेंस का बहुत कमाल का मिलता है। जो OIS है वो बहुत अच्छे से काम करता है एंड वो चीज़ आपको स्मूथनेस में देखने को मिलेगा। एंड साथ ही जो एक्शन कैमरा है, मतलब जो ऑप्शन दिया गया है वो ज़बरदस्त है। मतलब दौड़ते हैं तब भी बिल्कुल भी नहीं लगता कि भाई दौड़ के वीडियो को शूट किया गया है। तो डेफिनेटली जो वीडियो रिकॉर्डिंग का क्वालिटी वो बहुत ज़्यादा कमाल का है एंड हर एक लेंस का। देखो YouTube के लिए मुझे बहुत ज़्यादा वीडियोस रिकॉर्ड करना पड़ता है। हमारे चैनल पे आप जितना भी टेबल टॉप शॉट देखते हैं, यानी कि कोई प्रोडक्ट नीचे रखा हुआ है एंड उसको ऊपर से हम कैप्चर कर रहे हैं, उन सभी फोटोज को मैं इस iPhone 14 के साथ ही कैप्चर करता हूँ। मुझे जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा लगता है। इवन कई बार जब मैं आउटडोर में जाके वीडियोस लेता हूँ तब भी मैं बहुत बार इस फोन को यूज कर लेता हूँ, बिकॉज इसमें बिल्कुल भी मुझे जार्क देखने को नहीं मिलता एंड काफी स्मूथ वीडियो से
निकाल के देता है। एंड इसका जो ऑटो फोकस है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है। सपोज मैं इसका वीडियो ले रहा हूं, तो अगर मैं फोन को सामने लेके जाता हूं, फोन को मैं दूर लेके जाता हूं, तो मुझे बिल्कुल भी टैप करके फोकस करने का जरूरत नहीं होता है। हर बार ये इसमें फोकस हो जाता है जब भी मैं पास से दूर लेके जाता हूं। बट अदर फोन उतना अच्छे से फोकस नहीं कर पाता है। तो फोटो का क्वालिटी तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, बट वीडियो का क्वालिटी भाई नेक्स्ट लेवल आपको यहाँ पर मिलता है। हाँ, एक चीज है, अगर आप बैक कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप फ्रंट में स्विच नहीं कर सकते, फ्रंट से रिकॉर्ड करते करते बैक में भी स्विच नहीं कर सकते, जो कि एंड्रॉइड में आराम से हो जाता है। तो ये एक चीज है। हालांकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि बैक कैमरा से ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करते करते फटाक से फोन को ऐसे घुमा लेते हैं एंड उस तरह से रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो अगर आप भी ऐसे कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं। और देखो, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहेगा कि भाई हीटिंग इश्यूज है कि नहीं। तो देखो, नॉर्मली हीटिंग इश्यूज मुझे इसके साथ बिल्कुल भी फेस नहीं हुआ है। हालांकि थोड़ा सा हीट ये जरूर होता है। अगर आप वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप कंटिन्यूअसली फोटोज वगैरह क्लिक कर रहे हैं, तो उस टाइम पे थोड़ा सा हीट होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। एंड अगर टेम्परेचर बहुत हाई है, 40-45 डिग्री टेम्परेचर में आप इसको यूज करें, चाहे सोशल मीडिया ही क्यों ना यूज करें, उस टाइम पे भी थोड़ा सा हीट होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। बट बिल्कुल भी मैं इसको ओवर हीट नहीं कहूंगा। आप जैसे ही फोन को थोड़ा सा यूज करना बंद कर देते हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाता है। एंड बिलो 35 डिग्री टेम्परेचर में यूज करें, उस टाइम पे आपको हीट होता हुआ देखने को नॉर्मली नहीं मिलता है, अंटिल बहुत हेवी टास्क आप कर रहे हैं। हाँ, एक चीज मैंने नोटिस किया, जब मैं फोन को चार्ज में बैठाता हूं तो फोन थोड़ा ज्यादा ही हीट होता है। एंड कई बार ज्यादा हीट की वजह से चार्जिंग को स्टॉप भी ये कर देता है। नॉर्मली टेम्परेचर में भी थोड़ा ज्यादा हीट होता है चार्जिंग के टाइम पे। तो ये चीज सो फाइनली हम वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं। मैंने सारा चीजें आपको क्लियर करने की कोशिश किया कि आईफोन 14 के साथ मुझे क्या चीजें अच्छा लगा, क्या चीजें खराब लगा, कहां पर कैसा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। बट हाँ, अगर क्लियर करें कि भाई आईफोन 14 आपको इस सेल में परचेस करना चाहिए या फिर नहीं 40,000 रुपीज में, तो मैं कहूंगा कि आप इस फोन को इग्नोर करो। बिकॉज इसका मेन रीजन है आईफोन 15 45,000 रुपीज़ के आसपास में आपको मिल रहा है। अगर आईफोन 15 आपको 50,000 रुपीज़ का मिलता तो मैं बिल्कुल कहता कि आप 40,000 रुपीज़ में इसको परचेस कर लो। लेकिन अगर आप 5 या 6,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करके आईफोन 15 को लेते हो तो उसमें आपको बहुत सी चीज़ें एक्स्ट्रा मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फोन का जो डिस्प्ले है, वहां पर आपको नॉच नहीं मिलता, आपको डायनेमिक आइसलैंड मिलता है। तो आपको एक मॉडर्न लुक भी मिलेगा फोन के साथ ही आईफोन 15 में आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है, इसमें लाइटनिंग पोर्ट मिलता है। तो ये दो मेजर पॉइंट है। साथ ही अपडेटेड प्रोसेसर के साथ आता है तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। जो थर्मल मैनेजमेंट है वो भी आपको थोड़ा सा कम मिलेगा आईफोन 15 के साथ ही उसमें 2x पोर्ट्रेट फोटोज का भी ऑप्शन मिलता है। बेटर पोर्ट्रेट फोटोज वो क्लिक करता है अगर आप इस आईफोन 14 के साथ कंपेयर करेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि मुझे लगता है कि अगर आप 4-5 हजार रुपए एक्स्ट्रा पे करेंगे तो आपको बेटर एक्सपीरियंस आईफोन 15 के साथ मिलेगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि 40,000 रुपए में ये वर्थ बाइंग फोन नहीं है, बिल्कुल एक वर्थ बाइंग फोन है। आप इसको बिल्कुल परचेस कर सकते। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग आपका मेन प्रायोरिटी है, आप बहुत ज्यादा वीडियोस रिकॉर्ड करना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, ब्लॉगिंग वगैरह करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप इसके साथ जा सकते हैं। एंड अगर आपका बजट को आप बिल्कुल भी एक्सटेंड नहीं कर सकते, आपको 40,000 रुपीज के अंदर ही परचेस करना है, तब भी आप ऑब्वियसली इसके साथ जा सकते हैं। एंड ओवरऑल जो फोन का एक्सपीरियंस है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत कॉम्पैक्ट फोन है, डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। एंड आईफोन का आज भी ब्रांड वैल्यू भाई डेफिनेटली बहुत ज्यादा है, चाहे उसमें नॉच रहे या फिर डायनामिक आइसलैंड रहे। लोग जब भी इस तरह का लोगों को पीछे देखते हैं तो बहुत ज्यादा लोग मतलब पूछने लग जाते हैं कि भाई कौन सा आईफोन है, बहुत ज्यादा महंगा होगा, ऐसा रिएक्शन लोगों का आता है। मैंने भी देखा है कि भाई आपके पास चाहे एंड्रॉइड का 80,000 का या फिर 1 लाख का ही फोन क्यों ना हो, आपके पास एक 40,000 रुपए का आईफोन है तो उसका वैल्यू ज्यादा है लोगों के सामने। ये चीज प्रैक्टिकल लाइफ में है भाई, मैंने नोटिस किया इसलिए मैं कह रहा हूं। बट हाँ, 5-6 हजार रुपए एक्स्ट्रा पे करेंगे तो आपको थोड़ा बेटर चीजें मिलेगा, इसलिए मैंने आपको आईफोन 15 सजेस्ट किया। बाकी बहुत अच्छा फोन है, आप बिल्कुल जा सकते हैं। एंड मैं जब पर्सनली आईफोन को प्राइमरी डिवाइस के हिसाब से यूज करता हूं तो मुझे एक घुटन सा फील होता है। एंड मुझे हमेशा लगता है कि कब मैं उस बंधन को तोड़ के एक एंड्रॉइड फोन को यूज करूं ताकि मैं मतलब खुल के सांस ले सकूं। ऐसा फील हमेशा मुझे आईफोन के साथ होता है, इसलिए मैं हमेशा सेकेंडरी फोन के हिसाब से इसको यूज करता हूँ। मेरा दूसरा सिम हमेशा इस फोन में डाला हुआ रहता है। लास्ट 2 साल से मैं सेकेंडरी फोन के हिसाब से इसको कंटिन्यूअसली यूज कर रहा हूं। प्राइमरी फोन मेरा बहुत से चेंज हो चुका है। तो यूजर टू यूजर सारा चीजें डिपेंड करता है। आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड अगर आप इस आईफोन 14 को परचेस करना चाहते हैं तो बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट ऑप्शन में भी आपको मिल रहा होगा, यहाँ पर भी आप क्लिक करके परचेस कर सकते हैं। एंड 15 को परचेस करना चाहते हैं तो उसका
भी बेस्ट बैंक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक करके देख सकते हैं कि अभी किस प्राइस में अवेलेबल है। हो सकता है कि डिस्काउंट वगैरह मिला के आपको थोड़ा कम प्राइस में भी मिल जाए, तो चेक कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए इसी तरह का डिटेल वीडियो हम लेकर आते रहते हैं, जो कि आई होप कि आपके लिए यूजफुल होता है। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई हम जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।